ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कोरोना से हम कैसे लड़ रहे हैं, क्या स्थितियां। हाँ, ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से हमारा सियासी पारा चढ़ता रहा और कोरोना और सियासत दोनों ही देश में बेलगाम कह सकते हैं। हालात ये पहुंच रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की थी वो सब कुछ देखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। हम जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम दावे करते आ रहे हैं कि जब कोरोना आया था हमारे पास में कुछ भी नहीं था, पीपी किट नहीं था, दवाइयां नहीं थी, सारी चीजें नहीं थी, लेकिन साल भर में हम सब कुछ खड़े हो गए। लेकिन ये मालूम नहीं था कि जो हिंदुस्तान में ऑक्सीजन बन रही है उसी से देश लड़ता रहेगा। जो इंजेक्शन जीवन रक्षक बन रहा था उसी की ब्लैकमेलिंग होगी, शमशानों के ये हालात होंगे, बेड पे जगह नहीं होगी। ये सब कुछ समझ से परे था। हमें मालूम नहीं था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है और हम इतने लापरवाह हो जाएंगे, ये भी पता नहीं था। खैर चले, लेकिन लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये वह शब्द हैं जिसको लेकर के एक बार के लिए हर किसी को लगता है कि कर्फ्यू लग गया तो चिंतित होते हैं। लेकिन अभी कर्फ्यू, लॉकडाउन क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यवस्था की फुटबॉल बन गई है। केंद्र चाहता है कि राज्य अपने आप इसकी व्यवस्था करें, राज्य चाहते हैं कि केंद्र कोई गाइडलाइन जारी करे। इसकी वजह एक है, 2020 में जब कोरोना हुआ तो कुछ दिन बाद ही हमारा देश का गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता रहा। सड़कों पर नंगे पांव वो गर्मी का एहसास उन मजदूरों को भी हो रहा था। लेकिन एसी में बैठे सियासत का तूफान जब मच रहा था तो देश की जनता को एहसास हो रहा था कि देश में राजनीति पारा भी चढ़ रहा है। उसकी वजह ये थी कि लॉकडाउन किसने लगाया, क्यों लगाया, इसके क्या असर हुआ। जैसे लगने लगा कि लोगों में नाराजगी है तो लपकने लगे कि नहीं, कोरोना देश प्रधानमंत्री जी के आनन फानन में लगाया हुआ था। फिर बात आती है कि अब गाइडलाइन को लेकर के कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जिन कंधों पे जिम्मेदारी है उन्हें व्यवस्था को ढोना चाहिए, उन्हें व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। नफा नुकसान के तराजू में नहीं तोलना चाहिए कि कौन नाराज होगा और कौन इससे खुश होगा। वक्त ऐसा है कि हमें जो आंकड़े रोज अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं उसे कैसे तोड़ा जाए, इस पे जोर होना चाहिए। लेकिन अभी बात आती है कि व्यापार उद्योग की। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, व्यापार उद्योग से जुड़े संगठन हैं, उनके भी मैसेज, मेल्स आ रहे हैं कि देश ना कोरोना से इस वक्त लड़ने को तैयार है, ना व्यापार उद्योग लॉकडाउन से लड़ने को तैयार है। रास्ता ऐसा निकाला जाना चाहिए कि व्यापार भी बना रहे, क्योंकि साल भर से हमारे व्यापारी बहुत मुश्किल में। एक छोटी सी रिसर्च को मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे लॉकडाउन 2020 में लगा उस वक्त हमारे देश के अंदर 9 करोड़ 90 लाख परिवार मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग में थे। एक साल के अंदर 6 करोड़ 30 लाख रह गए। 3 करोड़ का गैप एक साल में आना मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात है। हमारे यहाँ पे उपभोक्ता का वो मानस नहीं बन पा रहा, वो हाथ जो खरीदने के लिए बहुत मजबूत थे बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह साफ है कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा है। केवल हमारी नहीं, दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा है। बहुत सारे मुल्कों में लॉकडाउन पूरे साल भर ही चलता रहा, चाहे कहीं पे है कभी कहीं पे है। तो चलिए, ये एजेंडा में हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रेगुलर कंटिन्यू हमारे साथ आरसी चौधरी साहब कर रहे हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। 40 से हमारे साथ अजय अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हालात ऐसे होंगे, दिसंबर में जब एक राहत की सांस ले रहे थे, लोग अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे, ब्याह शादियों के अंदर संख्या में इजाफा हो रहा था, बेखौफ लोग पानी की पतासी खा रहे थे, तो उससे लग रहा था कि हम इससे निजात पा करके एक सुकून के दौर में जा रहे थे। ये किसी ने नहीं सोचा था कि आखा तीज का सावा इस तरह से इस साये में निकलेगा, किसी ने नहीं सोचा था। क्या कहते हैं व्यापारी इन परिस्थितियों को लेकर? देखिए योगेंद्र जी, अगर अपन देखा जाए, व्यापारी जगत तो कुछ सालों से लगातार परेशानी चल रहा है। पर जो लास्ट टाइम कोरोना का जो पीरियड आया था उस समय व्यापारी जगत ने पूरा साथ दिया, सरकार के साथ में खड़े रहे। और हम लोगों ने जितना कह सकते हैं कि अगर समाज के लिए या देश के लिए जो भी काम करना चाहिए तो वो भी किया। हमारे व्यापार कम हुए पर हम लोगों ने कहा कि इस बीमारी से लड़ना है। और सरकार को, क्योंकि उस समय मजबूत नहीं थी सरकार के लिए, कह सकते हैं कि हमारे पास पूरी तैयारी नहीं थी इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो हम सब ने अपना सहयोग दिया, लॉकडाउन में भी सहयोग दिया। और पूरे साल भर तक अगर कहें कि हमारे व्यापार जगत पूरी तरह से खपसा रहा और काफी धीरे धीरे करके तरक्की करने से वापस एक लाइन के ऊपर आना चालू हुआ। लाइन पे आना चालू हुआ ही था कि वापस से डिरेल हो गया। मैं डिरेल ये कहूंगा कि ये जो हुआ इस बार, जो डिरेल हुआ है, पिछली दफे के लिए कह सकते हैं कि अचानक से बीमारी आई थी, पर इस बार जो बीमारी आई है
क्या सरकार को इसका पता नहीं था कि बीमारी दोबारा से आ रही है? क्या सरकार इस बारे में जागरूक नहीं थी? हर चीज हर बार हमारे को ये करने के लिए लॉकडाउन जो आज लगाया गया है, यहाँ आज इसको नाम चाहे किसी का भी दिया जाए, कभी कर्फ्यू का नाम दिया जाता है, कभी क्या जनसहयोग का नाम दिया जाता है, पर ये एक तरह से लॉकडाउन ही है। हमारे व्यापार धंधे वापस से बंद कर दिए गए हैं। धीरे 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 करके हम वापस से उसी तरीके पर जा रहे हैं कि हम लोग सारी चीजें वापस हमारी चीजें ठप होती जा रही हैं। क्या सरकार को वक्त रहते इसके लिए चेतना नहीं चाहिए था? और क्या हर चीज के लिए ये एक ऐसा ही उपाय है कि इसको तो बंद कर दिया जाए, इसको खुला रख दिया जाए, ये व्यापार चलना चाहिए, ये व्यापार नहीं चलना चाहिए? व्यापार में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसका बैठ के वहां पे एक सरकार के अंदर बैठ के लोग डिसीजन कर लेते हैं और हम लोगों को उसको मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। हमारी कहीं कमी बताओ? हम लोगों ने जीएसटी के अंदर, हम लोगों ने देश की तरक्की के अंदर कहीं कमी रखने की कोशिश करी हो? हमने समाज के साथ में लग के कोई भी मिल के काम करना हो, चाहे अपन क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए काम करना हो, चाहे किसी किसानों के लिए काम करना हो, हर जगह हम लोगों ने अपना साथ दिया। पर हमारे व्यापारी जगत के साथ में कभी भी सरकार, कोई सी भी सरकार के लिए कहें कि आज की तारीख में खड़ी हुई हमारे को नहीं दिखती। हमारे लिए कोई उन्होंने पैकेज निकाला हो या कोई सुविधा देने की बात करी हो, यह कहीं पे भी हम लोगों को नहीं लगता। हमारे व्यापार धीरे 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 करके, जैसे अभी आपने बताया 9 करोड़ से लोग 6 करोड़ में गए, 6 करोड़ से इस बार वाले जो रहेगा झटका और भी ज्यादा लगेगा। और ये हम लोग झटका सहन करने की स्थिति के अंदर मिडिल क्लास व्यापारी समय बिल्कुल भी नहीं है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, बाबूलाल गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। गुप्ता साहब, किराना की दुकानें खुली रहेंगी, एक राहत की खबर है, लेकिन बहुत सारी दुकानें बंद रहेंगी। क्या लगता है आपको कि इस पे और मंथन किया जा सकता था, कुछ रास्ता निकाला जा सकता था, या फिर सरकार के पास में भी मजबूरी है, कोई चारा नहीं है? इससे बेहतर उपाय देने के लिए, जिसे हम कर्फ्यू कहें या लॉकडाउन कहें, सरकार के की जो परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए बस यही एक चारा था? देखिए, परिस्थितियां इस समय ऐसी उत्पन्न हुई है और ये अचानक जो दस्तक यहाँ कोरोना ने दी है, एक्चुअल में तो धीरे धीरे, जैसे अभी अजय जी ने बताया कि कुछ ही ऐसा समय मिला था कि लोग श्वास लेने लगे थे कि कैसे न कैसे अब आगे जाकर के हमारे उद्योग धंधे हैं या व्यापार है वो ठीक से चलेगा और हम जो अपने कर्ज के अंदर दबे हुए हैं या अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार ने इस समय जो लिया, जो ये निर्णय लिया, वो इसके अलावा मुझे ये नहीं लगता कि अगर इस चैन को इस समय नहीं तोड़ा गया, कि जिस लपट करके जिस तरीके से ये कोरोना आया और आज 10, कल 20, परसों 30, परसों 40, तो इस चैन को तोड़ना भी जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि इसी को सोच करके राजस्थान सरकार ने ऐसा किया होगा। परंतु इसमें राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये एक निश्चित करना चाहिए था कि कम से कम, जैसे अभी अजय जी भी बता रहे थे कि हमें कहीं भी कोई पैकेज नहीं दिया। अगर कोई एमएसएमई को कुछ अब बढ़ावा दे देते, कुछ एमपीए जितने लोग हो रहे हैं, अब आज बैंकों की स्थिति और व्यापारी की स्थिति ये हो गई है कि अपना घर का खर्चा चलाए, नौकरों को तनख्वाहें दें या मजदूरों को संभालें या उस बैंक के पैसे चुकाएं। क्योंकि जब व्यापार ही ठप पड़ गया है, जब उद्योग ही ठप पड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ले दे के एक ऐसी, उस समय भी कोरोना के टाइम में भी जो हमारी जीडीपी को बचाया था वो इस किसान ने बचाया था, यूँ कहा जा सकता है। क्योंकि ले दे करके खेती ही एक ऐसी थी जहाँ जीडीपी थोड़ी सी संभल के रही और खेती के कारण जो ऊपर वाले ने मानसून बरसाया, उसके कारण जो पैदा हुआ, उस पैदावार को हमने आपस में बांटा और कैसे जैसे काम चलाया। परंतु निश्चित रूप से आज की स्थिति उद्योग और व्यापार की यह है कि हमारा जीवन जीना, और लॉकडाउन से एक तरफ हम सोचते हैं कि इससे तो अच्छा होता है कि हम मर ही जाते, मतलब आज स्थिति हमारी ये आ गई है। तो ये जो सोच हमारी बनी है ये बहुत खतरनाक सोच है। परंतु राज्य सरकार के सामने जो परिस्थितियां खड़ी हुई थी, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये 14 दिन का ही लॉकडाउन रहे, चैन टूट जाए, शादियों में लोग समझ जाएं, बार त्योहार को लोग संभालें और पार्टियों को संभालें, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चैन टूटेगी। और जैसे मंदिरों को बंद किया है तो बहुत सारे लोग वहाँ भी हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग जो तीर्थ करके आ रहे हैं हरिद्वार, वो बांट रहे हैं कोरोना को, जम करके बट रहा है कोरोना। तो ये कहीं ना कहीं रुके और इस रुकने के कारण ही ये व्यवस्थाएं रहे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि
जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं सर। एक बार मैं आशीष चतुर्वेदी जी का रुख करना चाहूंगा। आशीष जी, व्यापार उद्योग, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये माना जाता है कि नोटबंदी का असर हुआ, लेकिन अपना अपना दावा है। सरकार का ये तर्क है कि उससे कालाबाजारी को हमने रोक दिया, ब्लैक मनी को आउट कर दिया सिस्टम से। सरकार का अपना एजेंडा है कि उसने कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन व्यापारी मान के चलते हैं कि हमारे व्यापार पे बंदी से शुरू हुई, फिर आनंद फानन ये कहूं कि जो जहां बैठा हुआ है उसको इस तरह से नहीं दिख पा रहा कि मध्यम वर्ग के लिए, व्यापार उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए किसी ने नहीं सोचा, उस कद्र नहीं सोचा कि जो डूबते जा रहे हैं या उनकी परेशानी है, किसी ने खुलकर के उस प्लेटफॉर्म पे चर्चा ही नहीं की। हमारे साथ में एमएसएमई से जुड़े कई लोगों से हमारी बात हुई, केंद्रीय बजट पे भी उन लोगों का साफ कहना था कि जो सुझाव मांगे गए थे उन पे कोई गौर नहीं फरमाया गया। हम टूट रहे हैं, बहुत परेशानी में। 3 करोड़ लोग अगर उच्च या मध्यम वर्ग से अगर वो डाउन चले जाते हैं तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, उस पर सोच करना चाहिए। चलिए, एक लॉकडाउन और भी सही, लोग ये भी मान के चलते हैं कि हिम्मत रखेंगे, देश सुरक्षित रहना चाहिए, जान है तो जहान है, जिस स्लोगन के साथ में लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम उस ओर भी अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा केवल ये हो कि भीड़ बढ़ा करके हमारे एजेंडे पे हम काम करते रहे और देश लॉकडाउन झेलता रहे, हम रैलियां करते रहे, तो ये दो चीजें कैसे चल सकती है? सहन करेगा ये देश? देखिए योगेंद्र जी, स्थितियां बहुत ही अकल्पनीय हैं। अगर हम देखें तो फरवरी में जब कोरोना कम हो गया तो हमने किसी ने भी ये परिलक्षित नहीं किया था कि कोरोना आज जो भयावह रूप है वो ले लेगा। आप देखिए, आज जयपुर में 2000 से ज़्यादा केसेस हैं, जहां मात्र राजस्थान में 100 से कम केसेस रह गए थे। और मैं अभी ब्रजमोहन जी को भी सुन रहा था, राजेश जी को भी सुन रहा था, तो ऐसा नहीं है, जो व्यापारी हैं उनकी पीड़ा भी जायज़ है, लेकिन सरकारों के पास भी देखिए जो हमारे आबादी है उसके हिसाब से संक्रमण दर को रोकने के लिए इस चेन को तोड़ना बहुत अनिवार्य है। लेकिन सरकार ने जो अभी लॉकडाउन लगाया है उसमें थोड़ी सी स्पष्टता और कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे मैं सुन रहा था कि आप किराना खोलेंगे, रेडी पटरी भी खुला हुआ है, और आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए आपने अभी बोला हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो यहीं पर रहें, वो माइग्रेट नहीं करें। तो कंस्ट्रक्शन चालू है, अब कंस्ट्रक्शन चालू है तो भाई सीमेंट की दुकानें बंद हैं, ईंटों की भट्टियां बंद हैं, आपको स्टील नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिसको सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और देखिए आप कि अगर हम देखें, सीमेंट का गोदाम है तो सीमेंट का गोदाम मोस्टली ओपन में होता है, अब स्टील है तो यहाँ में कोई कोरोना फैल नहीं रहा है। थोड़ा सरकार को ब्रेक से पहले हमारा यही एजेंडा था, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को खुद को फ्रंट लाइन पे आना चाहिए, ऐसी स्थिति बन गई है। अशोक गहलोत का साफ कहना है कि हम पत्र लिख चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने आज एक बार वक्तव्य जारी किया है कि मैं पत्र लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी से वार्ता करना चाह रहा था लेकिन वो बंगाल दौरे पे थे। तो अब नहीं लगता है कि वक्त आ चुका है कि अब चर्चा होनी चाहिए? योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी आज भी बैठक ले रहे हैं, अभी डॉक्टरों के साथ उनकी बैठक चल रही है, इसके बाद अभी रात को उनकी वैक्सीनेशन वाली कंपनी उनसे बैठक लेगी। तो ऐसा नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री हैं वो भी चिंतित हैं और प्रधानमंत्री और सभी मंत्री इसको लेकर के चिंतित हैं। और मुझे लगता है अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे हमको सियासत बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और जो भी डिसीजन लगाना है वो एक रैशनल डिसीजन होना चाहिए कि इससे कोरोना होगा या नहीं होगा। जैसे अभी आप बात कर रहे थे तो मैं बिल्कुल इस बात का समर्थक हूं कि हमें सभी धार्मिक और सभी सामाजिक कार्यों को पूर्ण रूप से, राजनीतिक, ये 3 कार्य हैं जो कोरोना फैलाना काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इन पे तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए बिना किसी उसके। ये मेरा बिल्कुल मत है, आप इनको करिए। कोई डाउट नहीं है सर, सोच तो यही रहे हैं, लेकिन हमारे इस बात पे भी सियासत होती है। अगर राहुल गांधी ये बात कह देते हैं कि सभी से गुजारिश है सबको इस तरह की बड़ी रैलियों को बंद कर देना चाहिए, तो कहा यह जाता है कि उनकी दुकान में सामान नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं सर कि आपने इंडिविजुअली कम से कम ये स्वीकार तो किया कि वास्तव में कुंभ को लेकर के जिस तरह की मुख्यमंत्री आपके उन्होंने कहा कि गंगा स्नान से नहीं होती, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, जहां क्राउड होगा वहां पे कोरोना फैल सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आपके साथ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार भी किया इस बात को कि रावत का अपना विचार हो सकता है जहां क्राउड होगा, और यही बड़ी वजह रही। शायद प्रधानमंत्री ने गुजारिश की, संतों से बात की, उनसे अपील की, शायद समझ में आया, लेकिन आज फिर संतों ने अपील की है कि
बीजेपी को भी अब सोचना चाहिए कि बंगाल की रैलियां बंद करें। अभी मैं सुन रहा था, ट्वीट किया मिस्टर गिरी, महाराज गिरी हैं उन्होंने, कि अब ये बंद करना चाहिए। आपने सही कहा। देखिए, ये वक्त ऐसा हो चुका है, हम बहुत दिन से, हम ही नहीं बहुत सारे मीडिया के साथ ये बात कहते हैं कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अब तो सिर्फ एजेंडा एक ही होना चाहिए कि जान है तो जहान है। उस स्लोगन को हम कामयाब करना है तो उसको उसी तरह से हमें अमली जामा भी पहनाना होगा, तभी मुझे लगता है कि कामयाब हो पाएंगे। तब हमारा जो इंसानियत के प्रति हमारी ये कहें कि एक वफादारी है या फिर हमारी जिम्मेदारी है, तभी पूरी हो पाएगी। आशीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास, चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। मैं चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा एक बार। व्यापार उद्योग बहुत संकट में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गाइडलाइन में बहुत सारे ऐसी पेचीदगियां हैं जिन्हें चर्चा की जानी चाहिए थी। बाबूलाल जी ने कहा भी कि, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर सरकारें कोई कदम उठा रही हैं तो जनता के हित में उठा रही होंगी, ये भरोसा हमें रखना चाहिए। लेकिन ये भरोसा अगर जनता का टूटता है, उससे कुछ लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, तो फिर सुना भी जाना चाहिए। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जनता का सुना भी जाना चाहिए और मीडिया के तल्ख पर्सन सत्तारूढ़ दल से होने भी चाहिए। राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, हम उम्मीद मानते हैं कि चौथा स्तंभ सरकार को जगाए रखने का काम करता है। आपने जो बातें कही, जो आपने आंकड़े दिए, निश्चित रूप से मैं वो आंकड़े रखने वाला था। आंकड़े बहुत भयावह हैं। 9 करोड़ 90 लाख जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनमें से घट के अगर 6 करोड़ 20 लाख लोग रह जाते हैं, 3 करोड़ 70 लाख लोग पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं, पॉवर्टी से नीचे की तरफ चले जाते हैं, 14.5 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं। तमाम चीजें ये चुनौतियां रही, लेकिन व्यवसाय को लेकर जो चुनौतियां हैं वो कोई अचानक नहीं आ पाई थी। सरकार की अदूरदृष्टिता और उसकी जो नीतियों में ऐसा बेकार थी, जिसकी वजह से 8 लगातार जो क्वार्टर्स थे उसके अंदर जीडीपी डाउन जाती रही, 18 के अंदर और 19 के अंदर। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, तमाम सब चीजें हो, उन्होंने व्यापार की कमर तोड़ के रख दी। लेकिन आज वो सब बातें गौण हो गई, क्योंकि आज हम जीवन से लड़ रहे हैं। व्यापार को तो हमने खत्म कर दिया था हमारे दूरदृष्टिता के कारण और गलत नीतियों के कारण, लेकिन आज हम अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे फरवरी 2020 का रतन टाटा जी का वो वक्तव्य याद है, जब देश में लॉकडाउन लागू नहीं हुआ था, केरल के अंदर 30 जनवरी को पहला पेशेंट मिला था। तब किसी ने, आप जैसे पत्रकार ने उनसे पूछा कि उद्योग के लिए ये साल कैसा रहेगा, तब उनका वक्तव्य था कि ये दुनिया के लिए जीवन का साल होगा, बिजनेस का साल नहीं होगा। वो वक्तव्य एक व्यापारी तो समझ सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं नहीं समझ पाया था। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उस समय पे कह दी थी। उसके बाद में हमारी सरकार को जो संवेदनशीलताएं रखनी चाहिए थी, आज जिस जगह पे हम खड़े हैं उसके अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक लोगों को उसकी भागीदारी लेनी पड़ेगी। मैं सलाम करता हूं बाबूलाल जी को, अजय जी को, जिन्होंने निश्चित रूप से, समय कम है और समय देश के पास भी बहुत कम है इस वक्त कि हम उस और कदम बढ़ाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल से जूझ रहे हैं। जो स्थितियां बनी हुई हैं वो भयावह स्थितियां बनी हुई हैं। हम सब लोग एक इंसान हैं और जो तस्वीरें देखते हैं निश्चित रूप से हमें बड़ी पीड़ा भी होती है, चिंता भी होती है और वो भय सताता है। बहुत सारे लोगों से ऐसी बात होती है कि जो हर किसी का हृदय वैसा नहीं होता है कि कोई 56 इंच का है, 33 इंच का है। बहुत कमजोर हृदय के लोग भी इस देश में निवास करते हैं। उन चिताओं को देख करके वो रात भर सो नहीं पाते, उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाना चाहिए। हमारी जब टीम ग्राउंड रियलिटी चेक करती है और लोगों से बात करती है, शब्द नहीं निकलते हैं कि पड़ोसी के, जब किसी मोहल्ले में पड़ोसी की किसी के कोरोना की वजह से डेथ होती है। बहुत सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गौर करने वाली बात है कि हम कैसे इस परिस्थितियों से मजबूती के साथ निकल सकते हैं, ये जंग जीत सकते हैं। आपको ध्यान होगा, कल ही एक आर्मी के एक बड़े ऑफिसर ने कहा कि कारगिल की जो स्थितियां थी, करगिल में जो स्थितियां थी, जो मौतें थी, उससे भी भयानक स्थितियां आज कोरोना से बन रही हैं। ये युद्ध जैसा स्थितियां हैं, हमें उसी तरह से लड़ना चाहिए। और लड़ने के लिए निश्चित रूप से देश की जनता हमारे हुक्मरानों की तरफ देखती है, देश की सियासत की तरफ कम, कलम की तरफ ज्यादा देखती है। सियासत हो सकती है कि आज नहीं तो कल भी चलती रहेगी, लेकिन उन कलम की ओर इस वजह से देखती हैं कि कल क्या गाइडलाइन आएगी, क्या मेरे लिए कोई राहत की खबर होगी, या फिर कुछ ऐसा कुछ होगा कि हम अगले 1 वीक के बाद में जो आज आंकड़े देख रहे हैं वो कम होंगे। क्योंकि 100 से नीचे का आंकड़ा राजस्थान ने देखा तो मुझे लगता है कि राहत की सांस ली थी, और वापस अगर उस दौर में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए चिंता है। वक्त ऐसा है कि अब अपनी परेशानियों से को छोड़ करके देश को इस खतरे से बाहर कैसे निकालें, उस पर केवल अपेक्षा एक वर्ग से नहीं करनी चाहिए, हम सबको ही सोचना चाहिए और इसकी पहल सरकारों को जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।